3 प्लैनेट ऐसे हैं कि जो स्लो मूव करते हैं। 1.5 साल का इनका अप्रॉक्स जो है ट्रांजिट पीरियड होता है। एक तो राहु हो गए, दूसरे फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ग्रीड अगर किसी प्लैनेट के पास है, वो है इस संसार में सर्वोपरि चीज़ जो है और वो जातक को चाहिए। तो वो उस ग्रीड को दिखाने वाला जो है ये प्लैनेट है। जब भी केतु राहु इनकी बात आती है तो ये ना बहुत जल्दी उबने वाले प्लेनेट है। जिस भी जातक की ऐसी दशा चल रही होगी, अंतरदशा चल रही होगी, इसके ना स्विचेस बहुत ज्यादा होंगे। ये एक कंपनी से या एक तरह की जॉब फील्ड से पक चुके होंगे, तो स्विचेस वगैरह ज्यादा होंगी। तो उस तरीके से क्या होगा, जब वो इन चीजों से थक हार जाएंगे ना, वो ये सोचेंगे एक तरफ यार इससे अच्छा ये है कि मैं हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम अनलॉक करते हैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और भी स्पिरिचुअल साइंसेस के सीक्रेट्स के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट पॉपुलर राहु और केतु के बारे में कि 2026 में जो इनका एक्सेस शिफ्ट होने वाला है वो हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करने वाला है। लोग यूजुअली सोचते हैं ना, हम तो सही चल रहे थे लेकिन अचानक से हमारी लाइफ की डायरेक्शन ही बदल गई, जैसे कि सीधे रास्ते पे यू टर्न आ गया हो। तो बेसिकली ये हमारी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट करेंगे, हमारे कौन से एरियाज़ को इफ़ेक्ट करने वाला है ये शिफ्ट। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे और समझेंगे हमारे आज के बहुत स्पेशल गेस्ट नवीन चतुर्वेदी जी से, जो कि खुद एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुशास्त्र हैं और काफ़ी स्पिरिचुअल साइंसेस का ज्ञान रखते हैं। तो चलिए जानते हैं सर से ही कि क्या रीज़न है इस एक्सिस शिफ्ट का और क्या इम्पैक्ट हमें आने वाला है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बड़े मैम, जय सिया राम। जय सिया राम। तो सर, जैसे कि ये एक्सेस शिफ्ट होने वाला है राहु केतु का, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये हमारी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा? देखिए, पहले तो हम जानते हैं राहु केतु के बारे में। बिल्कुल। एक्चुअल में इनका ट्रांजिट कैसे होता है, जहां सारे प्लेनेट अपनी अगली राशि में जाते हैं ट्रांजिट होके, वहां ये राहु जो है वो उल्टे चलते हैं। ठीक है, वक्री चलते हैं। तो अगर ये अभी हम मान के चलें कि अगर ये सिंह राशि में है, तो अब ये कर्क राशि में जाएंगे। ठीक है, हालांकि सिंह के बाद कन्या राशि आती है, पर ये उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं हमेशा। ओके। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरा क्या है इनके लिए, ये किसी भी पिंड स्वरूप में नहीं है। ठीक है, फिजिकल प्लैनेट ये मौजूद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक छाया ग्रह है जो कि ग्रहण के समय पे दिखते हैं। ओके। ये पॉइंट इनके राहु केतु के बारे में है। लेकिन सर, जब राहु केतु शरीर तो एक ही है, लेकिन फिर भी इतने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों हैं? देखिए, इसकी जो कथा है वो इसी से रिलेट होती है। जो राहु है उनके पास धड़ नहीं है। ठीक है, और ये स्पेस में है। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, नीचे की तरफ जिसके पास जो नहीं होता उसे उसकी लालसा होती है। ओके। ठीक है, राहु के पास उनका धड़ नहीं है, तो वो हमेशा नीचे की ओर देखते हैं। नीचे इन द सेंस प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं। ठीक है, केतु केतु के पास अपना सर नहीं है। ठीक है, तो वो ऐसे में हमेशा कैसी बात करेंगे, अध्यात्म की, उस ईश्वर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों बॉडी एक है दोनों की, पर जो थिंकिंग है, जो करेक्टरिस्टिक्स है, वो पूरी ऑपोजिट हो जाती है, क्योंकि जिसके पास जो नहीं होता वो उसके पीछे ही भागता है। तो ये ट्रांजिट या कह लीजिए ये शिफ्ट इतना पावरफुल क्यों माना जा रहा है? देखिए, ये इसलिए हम लोग मानते हैं क्योंकि भ्रम पैदा करने में सबसे ज़्यादा अगर हाथ किसी प्लैनेट का होता है तो वो सिर्फ राहु है। ठीक है, ये प्लैनेट ऐसा है जो धुआं है पूरा। ठीक है, तो भ्रम पैदा करने में, किसी भी चीज़ को घुमाने में सबसे ज़्यादा कारतत्व जो है राहु महाराज का माना जाता है। ओके। इसलिए हम लोग इस ट्रांजिट को बड़ा मानते हैं। ये ओके। क्या है, ये भी वन ऑफ द स्लो मूविंग ट्रांजिट है। ओके। 3 प्लैनेट ऐसे हैं कि जो स्लो मूव करते हैं। 1.5 साल का इनका अप्रॉक्स जो है ट्रांजिट पीरियड होता है। एक तो राहु हो गए, दूसरे जुपिटर और तीसरा शनिदेव। ओके। तो ये जो गोचर है आउटर प्लैनेट, पहली बात तो। दूसरा जो है कि स्लो मूविंग है, सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रांजिट का इनका पीरियड होता है। तो इस वजह से हम इस ट्रांजिट को ज़्यादा मानते हैं। तो सर, ये जो ट्रांजिट रहता है वो एक इवेंट है, एकदम से घटता है, या फिर ये प्रोसेस है कि धीरे धीरे उसमें चेंजेस आने लगते हैं और हमारे को भी ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है? देखिए, ट्रांजिट इज अ प्रोसेस। हम्म। ये एक प्रोसेस है। कोई भी प्लैनेट एक राशि में एक सडन टाइम के लिए रहता है। ओके। ठीक है, वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है, धीरे धीरे अपनी दूसरी मतलब राशि चेंज करने की ओर वो बढ़ता है।
ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हुआ। हर प्लेनेट के पास उसका अपना एक टाइम पीरियड है, ओके, जिस टाइम पीरियड में वो पूरा 360 कवर करता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो उसी का एक पार्ट है पर राशि का ट्रांजिट करना। ठीक है, हर राशि का गोचर होना एक ये प्रोसेस हो गया एक तरीके से। और जब भी वो धीरे धीरे होता है तो हमारी चीज़ों को ना उसी तरीके से वो चेंज करता रहता है। जैसे कि मैं बात करूँ, फिर वही तीनों अवस्था की बात आएगी। ठीक है, कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जिसमें प्लैनेट बाल अवस्था का होता है, फिर युवा अवस्था आती है, फिर वृद्धा अवस्था आती है। ठीक है, तो ये डिग्रीज हैं। तो वैसे ही करेक्टरिस्टिक हो जाती हैं इनकी जैसे इनके नाम अवस्थाओं के हैं। तो बेसिकली सर, राहु को जो हम पॉजिटिव अगर देखें तो वो लॉजिकली बहुत बातें करता है, चीज़ें बहुत लॉजिक वे में देखता है और प्रैक्टिकलिटी पे बहुत बिलीव करता है। तो क्या ये ट्रांजिट हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ कैसे लेके जाएगा और कैसे हमें अपना उनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा? देखिए, अब पहले ये देखते हैं कि इनका ट्रांजिट जो है कब हो रहा है और कौन सी राशि में हो रहा है। ठीक है। अब जो इनका ट्रांजिट है ईयर एंड में होगा, 26 ईयर एंड में होगा, जो कि 25 ऑफ नवंबर है। ओके। ठीक है, उस दिन इनका ट्रांजिट हो रहा है। तो वहीं पे जो राहु है वो जाएंगे फोर्थ साइन मतलब कर्क राशि में। दूसरा जो है केतु है वो जाएंगे 10th राशि में मतलब मकर राशि में। तो जो राहु का ट्रांजिट है वो होगा मकर राशि में, और जो केतु का ट्रांजिट है ये दोनों 180 डिग्री के गैप पे रहते हैं, तो ऑपोजिट आती है उसके कर्क राशि। तो केतु का ट्रांजिट जो है कर्क राशि में रहने वाला है। ओके। अब देखते हैं इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। 10th हाउस का करेक्टर और 10th राशि का करेक्टर है फ्री विल। ठीक है, कर्म करने के लिए फ्री हैं आप। ठीक है, तो राहु का यहाँ पे इम्पैक्ट आने से कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि इंसान अपने कार्यस्थल में शॉर्टकट्स ढूंढेगा। ओके। ठीक है, राहु जो है शॉर्टकट दिखाते हैं। हम्म। वहीं पे केतु क्या है, केतु चीज़ों को ना थोड़ा खींचते हैं। और दूसरा क्या है, ये अगर मैं काल पुरुष की कुंडली की बात करूं तो ये जो है 4th हाउस हमारा सुख स्थान होता है, और केतु का एक नेचर होता है सेपरेटिव नेचर। और ऐसा कह लीजिए कि एक सन्यासी वाली जो करेक्टरिस्टिक है, स्पिरिचुअलिटी वाली जो करेक्टरिस्टिक है, वो भी केतु के अंदर है। बिल्कुल। और 4th हाउस है सुख का स्थान। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं दो बातें यहाँ आती हैं। अब बाकी प्लैनेट्स का क्या रिलेशन बन रहा है वो भी यहाँ आएगा। ठीक है, तो सुखों में एकदम सेपरेशन हो जाना, सुखों में कमी आना। ठीक है, अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में केतु वेल पोजिटेड है, अगर उनका गोचर यहाँ हो रहा है तो थोड़ा बहुत चलेगा, इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर वहीं हम बात करें अगर वेल प्लेस्ड नहीं है और फिर वो यहाँ गोचर कर रहे हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। ओके। तो सुखों में कमी, अभाव दिखाने का काम है। 4th हाउस होता है माता का स्थान, माँ का स्थान होता है 4th हाउस। तो ऐसे में केतु का वहाँ आना तो एक कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिखाता है पर्टिकुलर रिलेशन से सेपरेशन। ठीक है, अब वो सेपरेशन बहुत तरीके से होते हैं। ठीक है, अलग जा मतलब फॉर एग्जांपल मैं तो काम के पर्पज से बाहर जाना। ठीक है, या फैमिली में कोई ऐसी सेपरेटिव मतलब सेपरेशन हो जाना कि एकदम ही अलग हो जाना। एक होता है एक ही घर में अलग स्वभाव से रहना। तो सेपरेशन बहुत तरीके से होते हैं। तो केतु का एक नेचर है सेपरेटिव नेचर। और दूसरा ये कि इस टाइम पे मैक्सिमम कर्क राशि वाले जो जातक है अगर वो, और खासकर मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम जो है सी सेक्शन से इनकी डिलीवरीज होंगी, क्योंकि केतु जो है मंगल की तरह काम करते हैं, जो कि एज अ ब्लेड चलाना, काटना, खून देखना, वो इनका कार्य है। तो सर, ये जो ट्रांजिट का टाइम पीरियड रहने वाला है, इस पे लोग अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने आसपास की चीज़ों को, इवन अपनी खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे फील कर सकते हैं? देखिए, ट्रांजिट जब भी होता है ना, वो किसी भी प्लेनेट का हो, तो ना उथल पुथल बहुत दिखाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी, बहुत ज़्यादा चेंजेस, ये सारी चीज़ों को उसका काम है दिखाना। तो राहु केतु ऑलरेडी जो इतने मतलब एक तरीके से नेगेटिव प्लैनेट्स में काउंट होते हैं, जब इनका ट्रांजिट होता है तो ये बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाते हैं। अच्छा। ठीक है, और वैसे भी इनकी अगर कथा आप सबने सुनी होगी तो इनका जो शरीर था वो दानवों वाला था। ठीक है, राक्षसों वाला था अगर मैं ये कहूँ। तो कहीं ना कहीं वो करेक्टरिस्टिक्स भी इनके अंदर होती है। तो जहाँ एकदम जाते हैं अचानक से वहाँ पे उथल पुथल मचा देते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। लाइफ जो है एकदम सडन लॉसेस देखना, सडन लाइफ में चेंज देखना, वो इनका कारण बन जाता है। ओके, मतलब जैसे सीधे चल रहे हो और एकदम से धरती हिल पड़े। हाँ जी, बस यही कहानी है, और इनका काम ही हिलाने वाला है मैक्सिमम। ओके। अगर इनके बेसिक करेक्टर पे बात करें तो इनका काम ही हिलाने वाला है।
तो क्या ये टाइम पीरियड में लोग कंफ्यूज और अपने ग्रोथ को कैसे देखेंगे? देखिए, ये कन्फ्यूजन भरा होगा क्योंकि वहीं 10th हाउस में राहु क्या है, भ्रम पैदा करते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, जैसे इन्होंने देवताओं के अंदर भ्रम पैदा कर दिया कि इनके साथ जो हैं वो भी देवता बैठे हैं। स्टार्टिंग में इन्हें कोई नहीं पकड़ पाया। जब इन्होंने अमृत पान कर लिया उसके बाद ये पकड़ में आए कि ये स्वर्ण भानु राक्षस है, जो कि देवताओं का रूप बनाकर उनकी सभा में बैठ गए। ठीक है, तो ये क्या, ये भ्रम पैदा करने वाले होते हैं। तो ऐसे में सबको पहले एक एडवाइस करूंगा कि जिसकी भी दशा एक्टिव है ये, और कर्क राशि वाले, मकर राशि वाले, जिसकी भी दशा एक्टिव और ये दो राशि वाले जातक कोई भी चीज़ साइन करें या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करें या किसी भी फील्ड से कोई नई बिगिनिंग करें तो उसमें बहुत सोच समझ के कार्य करें। अच्छा। नहीं तो ये ऐसा भ्रम पैदा कर देंगे कि हमें वो कुछ लगेगा कि बहुत अच्छा है, बट वो आगे हमें नेगेटिव रिजल्ट देके जाएगा। ओके, मतलब काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा इन जातकों को। क्योंकि उथल पुथल बहुत मचाते हैं, इस वजह से थोड़ा हम कहते हैं कि देख संभल के चलना। तो क्या पर्टिकुलरली इन्हीं राशियों में थोड़ा-सा दिक्कत हमें देखने को मिलेगी या बाकी सबको भी इसका इफ़ेक्ट देखने को देखिए, मिल सकता सबको है? इफेक्ट देखने को मिलेगा। ज़्यादा इफेक्ट उसे देखने को मिलेगा जिनकी दशा अंतरदशा में ये एक्टिव होंगे। ओके। ठीक है, कोई भी चीज़, देखिए हमारी ज्योतिष में ना तीन चीज़ें कही गई हैं। हुँ। पहले आती है हमारी दशा, अंतरदशा। ठीक है, सेकंड आता है गोचर। ओके। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं गोचर को। तो उस तरीके से हम उस चीज़ों को लेके चलते हैं। जब कोई भी प्लैनेट अगर दशा में एक्टिव नहीं है हुँ। तो उसके रिजल्ट्स जो हैं थोड़े कम देखने को मिलेंगे। और अगर कोई प्लैनेट दशा के टाइम पीरियड पे एक्टिव है? तो अपने अपने जो रिजल्ट्स है वो बूम पे दिखाएगा, बहुत हाइप पे दिखाएगा। ओके, तो मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किसी इंसान की लाइफ को बहुत कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये तो होगा ही। और इवन जहाँ पे ये बैठते हैं, जिस भी जातक की लग्न कुंडली में जिस भी भाव में ये राहु केतु बैठे होंगे, उस भाव से रिलेटेड ज़्यादा उथल पुथल दिखाएंगे। अच्छा, कि जिस हाउस में बैठे होंगे उसके इफेक्ट ज़रूर इम्पैक्ट करेंगे। ज़्यादा होंगे, क्योंकि देखिए जहाँ देखेंगे वो हो गए सेकंड थिंग, बट जहाँ बैठेंगे वहाँ ज़्यादा उथल पुथल मचाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, अगर किसी का फर्स्ट हाउस में राहु है तो ऐसे में जातक को देखने को मिलेगा कि वो अपने आप में ही कंफ्यूज रहेगा, भ्रम में रहेगा कि नहीं नहीं मैं ये चीज़ अच्छी कर रहा हूँ, बट उसे सब सोच समझने के बाद भी रिजल्ट्स जो है नेगेटिव मिलेंगे। बिल्कुल सही। तो एक भ्रम पैदा करने की कहानी है। तो इस दौरान क्या कुछ लोग क्लैरिटी देखेंगे या फिर कुछ लोग डिटैचमेंट भी देख सकते हैं? देखिए, दोनों चीज़ें आती हैं इसमें। अगर मैं सिर्फ राहु की बात करूं, राहु महाराज की, तो ये क्या है, ये क्लियरिटी को शो करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, क्लियरिटी क्यों? क्योंकि उस समय में भी इन्हें एक चीज़ क्लियर थी कि जो भगवान विष्णु मोहिनी रूप बना के बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमृत जो है देवताओं को देंगे, दानवों को नहीं देंगे। ठीक है, एक तो क्लियरिटी वहाँ से क्लियर हो गई। दूसरा, अगर मैं केतु की बात करूं तो केतु का नेचर जो है वो पूरा सेपरेटिव है, डिटैच होने का है, दुनिया से परे हटने का है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में तालमेल बिठा के चलेंगी। ओके। कहीं ना कहीं इंसान अपने रिलेशंस में भी इवन वो उसे एक क्लियरिटी मिलेगी। कि हमें इस इंसान से दूर रहना है या इस इंसान के पास। और वहीं फिर केतु जो है, देखिए केतु के अंदर मैक्सिमम अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्हें सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ, जब भी आप किसी रास्ते में फंस जाएं तो केतु के मंत्र का जाप करें। आपको जो सॉल्यूशन है आपको विद इन कुछ समय में ही उसका रिजल्ट मिल जाएगा कि आपको कौन सा कार्य करना चाहिए। तो उसका जाप भी बता दीजिए, क्या जाप करना है? हाँ, तो उसका मंत्र है ओम केतुम कृण्वन केतवे पेशो मर्या अपेश से समुषित भिर जाय था। ओके। इस मंत्र का जाप करने से ये एक बेसिक रेमेडी है सबके लिए। कभी भी कोई इंसान किसी कंफ्यूजन में बैठा हुआ हो तो इस मंत्र का जाप जब वो करेगा तो उसे कुदरती नेचुरली और एक सही रास्ता मिलेगा। उसे किस रास्ते पे जाना है उसे वो वे मिल जाएगा। एक क्लैरिटी मिल जाएगी। हाँ जी। तो सर, करियर और लाइफ पर्पस के डिसीजंस में ये कैसे इम्पैक्ट करेगा ये एक्सेस शिफ्ट? देखिए, करियर की अगर हम बात करते हैं तो करियर में क्या चीज़ें हैं, अपनी ग्रोथ है। ठीक है, अब ग्रोथ बहुत लेवल से होती है। ठीक है, हर ग्रोथ का एक अलग अलग लेवल होता है। तो ग्रोथ अच्छी रहेगी जिनके ये वेल प्लेस्ड होंगे, ओके। जिनकी दशा अंतरदशा में ये एक्टिव होंगे। ठीक है, दूसरा अगर बात करें मकर राशि वाले जातकों को, तो मकर राशि वाले जातकों को इस टाइम पीरियड में एक काम करने की अच्छी क्षमता प्रदान होगी। अच्छा। हाँ,
क्यों? क्योंकि फिर वही बात आती है, यहाँ पे राहु के पास सबसे ज़्यादा बाहुबल है, ठीक है? तो बाहुबल और दूसरा लॉजिकल थिंकिंग, टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो वो राहु के अंडर आती है, बिल्कुल सही। ठीक है? तो उन चीज़ों को सोचना समझना इन जातकों के पास कहीं न कहीं थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो सकते हैं लोग। बिल्कुल, मैक्सिमम ये देखा गया है, राहु प्रधान कुंडली में जो है टेक्नोलॉजी, जिसका राहु स्ट्रांग होगा ना, वो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होगा, ठीक है? उसे पता होगा कि मुझे किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। बिल्कुल सही। और सबसे ज़्यादा सबसे फास्ट भी ये होते हैं। हुँ, एक मून वाले जातक, जब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि अगर चंद्र प्रधान कुंडली है, तो वो जातक और दूसरा राहु प्रधान वाले ओके। बहुत क्विक चलते हैं, क्योंकि चंद्रमा क्या है, देखिए जहाँ बाकी प्लैनेट्स इतना लंबा टाइम लेते हैं ट्रांजिट होने के लिए, वहीं पे मून जो है 27 दिन में पूरा 360 डिग्री कवर कर देता है। बिल्कुल सही। इस वजह से ये क्विक चीज़ों कर रहे हैं, ग्रैब करने वाले, चीज़ों को क्विकली कंप्लीट करने वाले होते हैं। तो अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो क्या इस ट्रांजिशन में या इस ट्रांजिट के दौरान रिलेशनशिप टूटते हुए दिखेंगे या फिर एक अनएक्सपेक्टेड और नेचुरल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिलेगा? देखिए क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है? वो क्लियरिटी, रिलेशनशिप टूटना भी हो सकता है और क्लियरिटी उस बॉन्ड को पक्का करना भी हो सकता है, ठीक है? तो दोनों ऑप्शन जातकों को मिलेंगे। फिर वही डिपेंडेंसी है, ट्रांजिट इतना मैटर नहीं करता जितना जातक की कुंडली खुद की मैटर करती है। कि क्या उसकी प्लेसमेंट क्या है? उसकी जातक की कुंडली में, उनकी जन्म कुंडली में क्या प्लेसमेंट्स हैं, कौन सी दशा अंतरदशा एक्टिव है। एंड किस दृष्टि पे है ये भी? हाँ, ऑब्वियसली किस प्लैनेट से दृष्ट हैं, कौन सी राशियों में बैठे हैं, ये सब मैटर करता है। तो सर अगर हम बात करें अब हमारे एक और एस्पेक्ट्स की, दैट इज फाइनेंस, तो फाइनेंशियल माइंडसेट या रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या इस ट्रांजिट के टाइम पे या एक्सिस शिफ्ट के टाइम पे बढ़ेगी या फिर हम लोगों को और कुछ फाइनेंशियल लॉसेस देखने को भी मिलेंगे? देखिए कि राहु महाराज का करेक्टरिस्टिक ही यही है, रिस्क टेकिंग। उन्हें सिर्फ कार्य करना है, उसका रिजल्ट कुछ भी हो, ओके। ठीक है? वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो रिस्क टेकिंग का तो टाइम पीरियड रहने वाला है, ठीक है? सेकंड, अगर मैं फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करूं, तो सबसे ज़्यादा ग्रीड अगर किसी प्लैनेट के पास है, वो है राहु महाराज। हम्म, इस संसार में सर्वोपरि चीज़ जो है और वो जातक को चाहिए, तो वो उस ग्रीड को दिखाने वाला जो है ये प्लैनेट है राहु महाराज। तो फाइनेंशियल ग्रोथ, अगर वही फिर बात आती है, अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट उनकी कुंडली पे है तो फाइनेंशियल ग्रोथ को बहुत अच्छा दिखाता है, ठीक है? वहीं पे अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो उसे फाइनेंशियल में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ओके, तो अगर ओवरऑल बात करें तो अगर पॉजिटिव रहता है तो फाइनेंशियल अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ्स भी मिल सकते हैं। साथ ही साथ क्या है, देखिए स्टेबिलिटी नहीं होने देते ये प्लैनेट्स। ये दोनों प्लैनेट्स ऐसे हैं कि स्टेबिलिटी को छेड़ते हैं, ओके। कभी अचानक बढ़ा देंगे और कभी एकदम गिरा देंगे। तो कहीं ना कहीं एक रिस्क एबिलिटी रहेगी ही रहेगी। वो इनकी करेक्टरिस्टिक ही है। जिस भी जातक की अगर मैं बात करूं कि महादशा में राहु की एक्टिव है या केतु की एक्टिव है, तो सबसे ज़्यादा रिस्क टेकिंग पर्सन होगा वो, ठीक है? रिस्क लेने वाला, रिजल्ट उसका कुछ भी हो सकता है उसे। अच्छा, हम्म। तो क्या ये शिफ्ट उन लोगों को भी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा जो अपनी रियल कॉलिंग्स, जो डेस्टिनी उनके लिए सीख लेके आई है, लर्निंग्स लेके आई है, टीचिंग्स लेके आई है, उनको इग्नोर कर रहे हैं? देखिए ट्रांजिट जो है हमेशा हमें यही दर्शाता है कि हमारे पास्ट लाइफ में जो भी हमसे भूल चूक हुई है, ये उसे सुधारने का समय है। वो किसी भी प्लेनेट का ट्रांजिट हो, ठीक है? इस सृष्टि को भगवान ने उस तरीके से रचा हुआ है। अगर हम सब हिंदुस्तानी, अगर मैं एक इंडिया का हॉरोस्कोप बनाऊं, तो ये फिट सब पे बैठेगा। तो अगर मैं बात करूं पेंडेमिक जो आया था 2020 में, ठीक है, वो पूरे विश्व भर के लिए हुआ, ठीक है? हर कंट्री की एक अपनी कुंडली होती है, वैसे ही इंडिया की कुंडली है। तो यहाँ के जातकों पे उसका असर देखने को मिला, ठीक है? ऐसा कोई होगा जिसकी कुंडली में ऐसा दिख रहा होगा कि इसे ये पेंडेमिक के मतलब इस डिसीज के होने के चांसेस कम है, तो वो लोग बचे भी होंगे इससे, बिल्कुल ठीक सही। है? वहीं पे कईयों ने अपने फैमिली मेंबर्स को खोया, तो वो भी कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। तो बिल्कुल। ये जो ट्रांजिट है ना, ये हर चीज़ को दर्शाता है, हर चीज़ को उस तरीके से हमें दिखाता है कि हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास जो हैं ऐसे रह गए हैं जिससे रिलेटेड हमें काम करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन, एक लर्निंग्स ही लेके आता है कि अब आपके वो जो पहले काम छूटे हुए हैं आप उनको कंप्लीट कर लो। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए हम क्या है, हम इसी कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। बिल्कुल। जो इस कर्म बंधन को समझ जाता है
वो इससे आगे निकल जाता है। हम्म, जो इसमें फंसा रह जाता है तो फिर वही रिपीटेडली कर्म वो वैसे ही करेगा कि उसे फिर धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। ओके। तो सर कहते हैं कि इस दौरान लोग सेपरेशन, अलग होना, अकेला रहना, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना भी चाहेंगे। तो कितनी सच्चाई है इस? देखिए फिर ये आती है केतु के, अगर मैं केतु से रिलेटेड बात करूं तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं केतु के पास है। हम्म, तो अब क्या होगा ऐसे में, जितने भी जातक, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कर्क राशि में अभी ट्रांजिट इनका हो रहा है, तो कर्क राशि के साथ चंद्रमा, हम्म, क्या ऑब्वियस सी बात है, जब चंद्रमा कर्क राशि में होंगे तभी जातक की राशि कर्क बनेगी। ओके। तो जब वहां पे ऐसे जातकों के लिए केतु जब चंद्रमा के साथ आएंगे तो ये एक इंडिकेशन है, चंद्रमा मन का कारक है, तो उनका जो मन होगा वो इस संसारिक रिश्तों से थोड़ा सा सेपरेट होने का करेगा। और दूसरा, जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता वो दो ही चीज कर सकते हैं, एक अध्यात्म की ओर बढ़ना, दूसरा प्रैक्टिकल लाइफ को इतना स्ट्रांग कर लेना कि वो एक उस मुकाम पे पहुंच जाए कि जहां से उन्हें कोई ना गिरा सके। ओके। ठीक है, मैक्सिमम आपने बहुत सी चीज़ें ऐसी आगे देखी होंगी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, जो एक ऊंचे पदवी पे जो लोग होते हैं, चाहे उसमें बिजनेसमैन हो चाहे कुछ भी हो, वो अपने आसपास बहुत कम ट्रस्टवर्दी लोग रखते हैं। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं उनका जो ये रिलेशन होता है ना वो केतु से रिलेटेड होता है, अच्छा। कि जिससे कि वो बहुत कम लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, अगर करते हैं तो आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। ओके, तो क्या कह सकते हैं कि इस ट्रांजिट के दौरान जो जिनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, जिनके राहु केतु बहुत वेल प्लेस्ड है और दशा भी अच्छी चल रही है, तो उनकी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ हाँ जी, इम्पोर्टेंट आएगी ही आएगी। बिल्कुल देखने को मिलेगी, अवश्य मिलेगी। वहीं पे देखिए सिर्फ एक चीज़ पे बात नहीं आती है, फिर डिपेंड करता है कि कौन से प्लैनेट से दृष्टि उनका संबंध बन रहा है, किस प्लैनेट के नक्षत्र में वो बैठे हैं, किस प्लैनेट की राशि में वो बैठे हैं। ठीक है, इन सारे कॉम्बिनेशन को देख के किसी भी चीज़ को जज करना चाहिए या प्रिडिक्ट करना चाहिए। ओके, तो अगर हम जर्नल प्रेडिक्शन अगर चाहें कि या कॉम्बिनेशन जानना चाहें कि कौन से ऐसे प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन हैं जो हमें ये सक्सेस दिखा सकते हैं, तो वो कौन से होंगे? देखिए फिर वही बात, अगर कहते हैं ना कि एक बुरा आदमी एक अच्छे की संगत में चला जाए तो वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो वैसे ही शुभ प्लैनेट्स हमारे दो माने गए हैं, वो एक शुक्र है और एक जुपिटर है। ओके। ठीक है, जब ये इसकी दृष्टि में जाएंगे, इनके साथ संबंध बनाएंगे, चाहे वो नक्षत्र में बैठे हों इनके, चाहे वो इनकी राशि में बैठे हों, ठीक है, तो एक पॉजिटिव संबंध इनका आपस में दिखता है। हम्म, तो ऐसे जातक जो हैं लाइफ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट को छोड़ के अच्छे की ओर बढ़ेंगे। तो क्या इस फेज में हम कह सकते हैं जो नॉन स्पिरिचुअल लोग हैं वो भी इनर अवेकनिंग, एक इनर सोल से कनेक्ट करने की ट्राई करेंगे? बिल्कुल, देखिए ये एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ, जब भी केतु राहु इनकी बात आती है तो ये ना बहुत जल्दी उबने वाले प्लेनेट है। ठीक है, ऐसी जिस भी जातक की ऐसी दशा चल रही होगी, अंतरदशा चल रही होगी, इसके ना स्विचेस बहुत ज़्यादा होंगे, ये एक कंपनी से या एक तरह की जॉब फील्ड से पक चुके होंगे, तो स्विचेस वगैरह ज़्यादा होंगी। तो उस तरीके से क्या होगा, जब वो इन चीज़ों से थक हार जाएंगे ना, वो ये सोचेंगे एक तरफ यार इससे अच्छा ये है कि मैं जिस मतलब भगवान को अध्यात्म की ओर बढ़ता हूँ, मैं अगर ऐसा कहूँगा कि अध्यात्म की ओर बढ़ता हूँ, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के लिए एक उनके लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट रहेगा कि जातक जो है इन प्रैक्टिकल चीज़ों से थक के कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल से जुड़ेगा। तभी तो क्या कैरेक्टरिस्टिक केतु का यही बताता है कि जब आप सबसे परेशान हो जाओ, जस्ट सेपरेट और खुद को जानो, खुद को खोजो। यही उनका नेचर है, केतु सिर्फ यही कहते हैं कि आप अपने आप को जानो, आप इस धरती पे आए हो किस लिए आए हो, ये कारण ढूंढने के लिए, इस धरती पे हमें भेजने वाला कौन है, ये कारण ढूंढने के लिए केतु हमें आगे बढ़ाते हैं। और कहीं ना कहीं ये ट्रांजिट एक टाइम पीरियड होता है कि जहाँ हम अपने खुद से जुड़ सकते हैं, अपने आप को, अपने खोज को जान सकते हैं। तो यही मैंने बताया कि ये जो कर्म की है कि ट्रांजिट जो होता है हमारे उस पास्ट लाइफ कर्म को ऐसे दिखाता है कि उससे रिलेटेड आपका जुड़ने का टाइम है, उससे रिलेटेड चीज़ों को करने का समय है। ओके। तो केतु का भी कहीं ना कहीं ऐसा ही रोल है। तो क्या ये जो शिफ्ट है वो सबके लिए सिमिलर होने वाला है, फ्रूटफुल या अच्छा होने वाला है, या सबकी कुंडली के अकॉर्डिंग ये डिफर करेगा? हर ट्रांजिट सब कुंडली के लिए अलग अलग काम करते हैं, ओके। किसी की राशि कुछ और है, किसी का लग्न कुछ और है।
ठीक है, तो उस हिसाब से किसी और भाव में, अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ बात करूं तो कर्क राशि वालों के लिए तो केतु का ट्रांजिट वहाँ है। बट वहीं अगर धनु राशि के बारे में बात करूं या मेष राशि वालों के लिए बात करूं, तो उस हिसाब से वो ट्रांजिट चेंज हो जाएगा, और उनके इफेक्ट्स भी। उनके इफेक्ट्स भी चेंज हो जाएंगे जिस भाव में। देखिए देखिए, अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ हाउस की, फोर्थ हाउस सुख का स्थान होता है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूँ सेवेंथ हाउस की, सेवेंथ हाउस पार्टनर का हाउस होता है। तो ये जो है करेक्टरिस्टिक चेंज हो जाते हैं। अगर हमें चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही हैं, तो जिस भाव में जातक की जन्म कुंडली से जिस भाव में गोचर होगा, उससे रिलेटेड हमें रिजल्ट्स दिखेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो जैसे कि हम कोई नया काम शुरू करना चाहें या कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहें, तो क्या इस ट्रांजिट के दौरान हमें उस डिसीजन में डिले करना चाहिए या सोचना चाहिए? ऐसे ट्रांजिट में ना हमेशा स्टार्टिंग फेज में हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ओके। ठीक है, कोई भी नए काम को, जिस जातक की भी मान लीजिए राहु महाराज की दशा अंतरदशा आने वाली है, तो हम पहले यही कहते हैं कि आप कोई भी कार्य अगर करना चाहते हो, या तो इस दशा से पहले कर लो। ठीक है, या इसके बीच की अंतरदशा से रिलेटेड हम काम कहते हैं, जब अंतरदशा फेवरेबल मिलती है तो हम तब कहते हैं कार्य करने का। क्योंकि देखिए राहु महाराज क्या है, भ्रम पैदा करने वाले। हुँ। और कहीं ना कहीं अगर उनका एक भी पॉइंट नेगेटिव है, तो वो एक पॉइंट ही बहुत है हमारी जिंदगी को खराब करने के लिए। अच्छा। और वहीं फिर अगर पॉजिटिव, उन्हें बहुत चीज़ों से देखना पड़ेगा, तब वो जाके हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाएंगे। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिले ही करें। डिले ही करें, मतलब डिले भी नहीं कहूँगा, कहूँगा अवॉइड करें। ओके, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो ओके। ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो देखिए फिर सोच समझ के किसी एस्ट्रोलॉजर से अच्छी कंसल्टेशन लेके उसके बाद क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो आपको उस तरीके से गाइड करेंगे। तो ऐसी कौन-सी हैबिट्स है जो इस ट्रांज़िट में हमें देखने को मिलेंगी जो इस फ़ेज़ को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देंगी? देखिए हर चीज़ की ग्रीड, हुँ। किसी भी चीज़ की लालसा, लालच सबसे ज़्यादा बढ़ेगा इस ट्रांजिट के दौरान। अच्छा। ठीक है, चीज़ों में जल्दबाजी बहुत होगी। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को इंसान जहाँ तक उसके पीछे भागेगा, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट दिखाएगा। तो एक तो उस जल्दी से बचे और किसी भी तरीके का लालच से बचे। तो अगर कोई फ़ील कर रहा है कि उसकी लाइफ़ आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, उसके बस के बाहर जा रही है, उसको समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू कंट्रोल दैट, तो क्या ये एक्सेस के टाइम पीरियड पे ये सब कुछ देखने को मिलेगा? और अगर इससे बचना हो तो वो कैसे बचें? देखिए फिर वही बात है, पहले तो कोई भी प्लेनेट हो, उसके नेगेटिव रिजल्ट्स को कम करने के लिए उनके वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ठीक। ठीक है, और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ये पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो क्या इस टाइम पे कोई रेमेडीज़ या ऑब्जर्वेशंस जो हम करते हैं, ये करनी सही है या इनका भी कुछ अलग इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए कोई भी टाइम आता है, हमें ऑब्जर्व ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो ट्रेडिंग में वो क्या देखता है कि जो भी उसका स्टॉक है वो ऊपर की ओर जा रहा है या नेगेटिव की ओर, वो माइनस की ओर जा रहा है। हुँ। तो क्या करते हैं, ऑब्जर्व मतलब देखते हैं उसे, महसूस करते हैं कि ये आगे बढ़ेगा या नीचे गिरेगा। हुँ। तो यही हाल दशाओं का होता है और यही हाल इन ट्रांजिट का होता है। तो जातक ऑब्जर्व करता है कि मेरी पहली ज़िंदगी कैसे चल रही थी और अब की ज़िंदगी में क्या चेंज आ रहा है। ओके। ठीक है, तो वो उस चीज़ को खुद कैच कर सकता है। और इस टाइम पे क्या रेमेडीज़ करना फ्रूटफुल रहेगा? हाँ, बिल्कुल फ्रूटफुल होगा। रेमेडी करना कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ओके। ठीक है, हम पॉजिटिव को और पॉजिटिव बनाने के लिए और नेगेटिव को पॉजिटिव की ओर बढ़ाने के लिए रेमेडी परफॉर्म करते हैं। ओके। तो जैसे कोई क्लाइंट है या कोई इंडिविजुअल है, वो अपनी लाइफ में कोई काफ़ी टाइम से उस पर्टिकुलर रेमेडी को या उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को करता आ रहा है अपनी लाइफ में, और जब ये ट्रांजिट होगा तो क्या उसकी जो प्रैक्टिस है उस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए फिर वही बात आती है दशा अंतरदशा की। ठीक है, ट्रांजिट तो है, ट्रांजिट टेम्परेरी, थोड़ा सा थोड़े टाइम के लिए वो रिजल्ट्स दिखाएगा। ओके। ठीक है, थोड़ी सी जल्दबाजी करेगा। अगर कोई ऐसे अपनी रेमेडी परफॉर्म करता है तो ऐसे में क्या करेगा, यार इतने टाइम से करता हूँ, थोड़ी देर छोड़ दे। हुँ। ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ओके। पर इसी चीज़ पे अगर इंसान काबू करेगा, अगर इसी चीज़ पे कंट्रोल रखेगा, तो वो अड़िग इंसान रहेगा। हाँ आगे बढ़ जाएगा।
तो सर बहुत सारी बातें कर ली, अब बात आती है टिप की। तो जाते-जाते एक ऐसी टिप जो 2026 में ये जो ट्रांज़िट आ रहा है, इस टाइम पीरियड में हम अपनी लाइफ़ में अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करें, अपनी ग्रोथ को और बढ़ा पाएँ। तो इसके लिए दोनों के वैदिक मंत्र हैं ओके, कि इन दोनों प्लैनेट्स के वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके पूरे दिन में ये कोई फिक्स नहीं है, आपको 11 बार पढ़ने का मौका मिल रहा है, 27 बार पढ़ने को, या ये पूरी माला करने का मौका पड़ रहा है, तो आप उस हिसाब से करें। फ्री टाइम है तो आप फ्री टाइम में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इन मंत्रों के, इनके वैदिक मंत्रों के जाप से जो है आपकी नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में बदलते देखेंगे, और पॉजिटिव को और आप पॉजिटिव देख सकते हैं। ओके। तो इनके वैदिक मंत्र एक बार और हमारी ऑडियंस के लिए आप प्लीज़ बता दें। तो ये जो मंत्र हैं इन दोनों के, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप इस मंत्र का उच्चारण करके और अपनी ये जो ट्रांजिट है आने वाला, उसमें बेनिफिट पा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। और ये जो मंत्र हैं सर के, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे नीचे। एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और जाना हमने कि 2026 में एक्चुअली हमारे साथ क्या ही होने वाला है और उसको हम कैसे पॉजिटिव अपनी लाइफ में ले सकते हैं, या क्या ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ में उसके नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो और पॉजिटिव बढ़ते रहे। और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे नए नए पॉडकास्ट में नई नई चीज़ों को और एक्सप्लोर करने के लिए। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। जय श्री राम। जय सिया राम।